राक्षसों ने हमारी दुनिया में प्रवेश कर लिया है, मासूम आत्माओं को छीन रहे हैं और उन्हें नरक में खींच ले जा रहे हैं, जिससे पृथ्वी एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गई है जहां डर और विनाश का शासन है। कहानी की शुरुआत सियोल शहर के एक छोटे से कैफे में होती है, जहां कुछ किशोर एक स्क्रीन पर परेशान करने वाला वीडियो देखते हैं। 3 भयावह प्राणी एक आदमी की जान बेरहमी से ले लेते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वरीय सजा मानते हैं, जबकि अन्य इसे मजाक या अच्छी तरह से रचा गया धोखा समझते हैं। पास की एक मेज पर योमी-हन घबराहट से अपनी कलाई घड़ी पर समय देखता है। जैसे ही निर्धारित क्षण आता है, वह डर से कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ठीक जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, अचानक हंगामा शुरू हो जाता है और वही राक्षसी प्राणी कैफे में घुस आते हैं। वे बेरहमी से उस पर टूट पड़ते हैं और उसे पीटते हैं। घबराहट में वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस जल्दी ही उसे पकड़ लेते हैं। लाचार और पीटा हुआ योमी-हन अपने अपरिहार्य अंत से मिलता है, क्योंकि राक्षस उसके शरीर से जीवन निचोड़ लेते हैं और फिर उसे एक चमकदार रोशनी में जला देते हैं। जो कुछ बचता है वह सिर्फ एक जली हुई कंकाल और मुट्ठी भर राख है। फिर जितनी जल्दी वे आए थे, उतनी ही जल्दी राक्षस बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। पुलिस इस अजीब हत्या की जांच शुरू करती है, जो सिर्फ चश्मदीद गवाहों और टूटे फूटे वीडियो फुटेज पर निर्भर है। मामला अनुभवी जासूस जिन क्योन घन को सौंपा जाता है, जो अपने युवा साथी के साथ घटना स्थल की ओर बढ़ता है। रास्ते में वे न्यू ट्रुथ नामक एक धार्मिक समूह और इसके कट्टरपंथी गुट एरोहेड के बारे में जानकारी की समीक्षा करते हैं। घटना स्थल पर पहुंचते ही जासूस देखता है कि न्यू ट्रुथ के सदस्य अपने नेता जंग जिनसू के चारों ओर इकट्ठा होकर उसका उपदेश सुन रहे हैं। एक बड़ी स्क्रीन पर पिछले 1 दशक में दुनिया भर में हुई ऐसी ही घटनाएं दिखाई जा रही हैं। समूह के सिद्धांत के अनुसार जो लोग विश्वास खो देते हैं और पश्चाताप नहीं करते, उन्हें सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती है। यह पापियों के लिए नरक में क्या इंतजार करता है, इसका स्पष्ट सबूत है। जंग जिनसू अपने अनुयायियों से धार्मिक जीवन जीने और अपने पापों को कबूल करने का आग्रह करता है। चेतावनी देता है कि कोई भी इस न्याय से बच नहीं सकता। भीड़ में जिन क्योन-गहन अपनी बेटी जिनही जंग को ऐसी के सीट के सदस्यों की मदद करते हुए देखता है। यह उसे बहुत परेशान करता है, लेकिन वह ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए टकराव से पीछे हट जाता है। बाद में जासूस जंग जिनसू के साथ बैठता है ताकि इस भयावह घटना पर उसका नजरिया जान सके। समूह का नेता अपने अतीत के बारे में बताता है। एक अनाथ के रूप में मठ में पला बढ़ा, उसने 20 साल की उम्र में अपनी जान लेने की कोशिश की थी। हालांकि तिब्बती मैदानों में अपनी यात्रा के दौरान उसने राक्षसों को एक पापी पर न्याय करते देखा। उस पल ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे न्यू ट्रुथ की स्थापना के लिए प्रेरित किया। जिन क्योन-गहन संदेह में रहता है, लेकिन जंग जिनसू अचानक जासूस के जीवन के एक दर्दनाक अध्याय का जिक्र करता है। उनकी बातचीत अब रुक जाती है जब पत्रकार समूह के नेता का साक्षात्कार लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उस रात घर लौटकर जिन क्योन-गहन संदेह से जूझता है, लेकिन उसके निजी अनुभव जंग जिनसू के दावों की पुष्टि करते हैं। कई साल पहले उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्यारे को सिर्फ 10 साल की सजा मिली थी, क्योंकि नशे की हालत को कम करने वाला कारक माना गया था। और भी बुरा, अच्छे व्यवहार के लिए उसे सिर्फ 6 साल बाद रिहा कर दिया गया और अब वह आजाद घूम रहा था बिना सजा के। गहरे अन्याय की भावना से अभिभूत जासूस सोचने लगता है कि क्या सचमुच यह सच हो सकता है कि पापियों को आखिरकार उनके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इस बीच शहर के दूसरी ओर एक साधारण बाजार की दुकानदार पार्क यंगजा अपने बच्चों के साथ घर जा रही है। उसके 2 बच्चे उसके जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। हालांकि उनका पारिवारिक उत्सव अचानक एक भयानक दृश्य से बाधित हो जाता है। उसके सामने एक स्वर्गीय चेहरा प्रकट होता है, जो गंभीरता से घोषणा करता है कि 5 दिनों में वह नरक में भेज दी जाएगी। उसी समय स्ट्रीमर ली डोंगवुक लाइव प्रसारण कर रहा है और सियोल के डाउनटाउन में हाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहा है। वह दावा करता है कि यह ईश्वरीय प्रतिशोध से कम नहीं है और एरोहेड का समर्पित अनुयायी होने के नाते सभी से तुरंत पश्चाताप करने का आग्रह करता है। यह जानते हुए कि पुलिस योमी-हन के हत्यारों की तलाश कर रही है, वह जोर देता है कि वे गलत जगह देख रहे हैं। अपराधियों की नहीं, बल्कि मृतक के पापों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि राक्षस मासूमों को सजा नहीं देते। लेखक किम क्वांग-जिन न्यू ट्रुथ और इसके कट्टर अनुयायियों की खुलकर आलोचना करता है, यह तर्क देते हुए कि उनके कार्य मध्ययुगीन जांच से अलग नहीं है। उसके शब्द एरोहेड के सदस्यों और उनके समर्थकों में गुस्सा भड़काते हैं।
प्रसारण के दौरान ली डोंगवुक एक चौंकाने वाला वीडियो चलाता है जिसमें कट्टरपंथी किम क्वांग जिन को बेरहमी से पीटते हैं और उसे अपने विश्वास की कमी के लिए भगवान से माफी मांगने के लिए मजबूर करते हैं। अगली सुबह पुलिस को नागरिकों के फोन कॉल्स की बाढ़ आती है जो योमी हन के पापों का खुलासा करने की मांग करते हैं। उसी दिन जासूस जिन क्योंग हन को पता चलता है कि लेखक पर हमले में शामिल 4 किशोरों को पकड़ लिया गया है। जबकि जिन क्योंग हन पीड़ित से पूछताछ करता है, उसका सहायक उन युवा अपराधियों से सवाल करता है जो अपनी सजा से बचने के प्रति आश्वस्त रहते हैं और चुनौती देते हैं। इस बीच किम क्वांग जिन की वकील मिन जिन को एहसास होता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, कट्टरपंथी रुकने वाले नहीं है। अपने लॉ फॉर्म में लौटते हुए मिन जिन को दीवारों पर न्यू ट्रुथ और एरोहेड के समर्थकों द्वारा लिखे गए अपमानजनक नारे मिलते हैं। जैसे ही उसके सहकर्मी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, एक नई क्लाइंट पार्क यंगजा डर से परेशान होकर आती है। वह महिला अपने घर में देखे गए भयानक दृश्य के बारे में बताती है और एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक स्वर्गीय चेहरा उसकी आसन्न मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। मिन जिन की मदद मांगने से पहले उसने न्यू ट्रुथ की ओर रुख किया था, लेकिन उन्होंने उसे केवल एक समाधान दिया, उसकी सजा को लाइव प्रसारित करना। यंगजा अपनी वकील के साथ चौंकाने वाली खबर साझा करती है। न्यू ट्रुथ के नेता जिनसू ने उसकी मृत्यु के प्रसारण के अधिकार के लिए उसे 3 अरब वॉन की पेशकश की। महिला जिनसू की ईमानदारी पर संदेह में है, इसलिए वह एक कानूनी समझौता सुनिश्चित करना चाहती है ताकि अगर भविष्यवाणी सच हो तो उसके बच्चे सुरक्षित रहें। मिनजिन को इस सौदे की नैतिकता पर संदेह है, लेकिन उसका सहकर्मी उसे समझाता है कि वे किसी भी तरह लाभ में रहेंगे। या तो यंगजा को पैसा मिलेगा और वह बच जाएगी, या धन उसके अनाथ बच्चों को मिलेगा जिससे वे गरीबी से बच जाएंगे। सौदे में भाग लेने का फैसला करने के बाद वकील पुलिस को शामिल करती है ताकि यंगजा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बाद में मिन जिन अपनी कैंसर से पीड़ित मां की देखभाल करती है और वे उच्च शक्तियों में अपने विश्वास पर चर्चा करती है। अगली सुबह पुलिस को प्रतीक्षा करनी होगी। वाले प्रसारण और लॉ फर्म द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जानकारी मिलती है। पुलिस राक्षसों और अलौकिक शक्तियों पर संदेह करती है और केवल अपराधों की जांच और अपराधियों को खोजने पर ध्यान देती है। हालांकि पीड़ित के अवशेषों का विश्लेषण जांच को गतिरोध में छोड़ देता है, क्योंकि विशेषज्ञ निर्धारित करते हैं कि टुकड़े जैविक प्राणियों के नहीं हैं, जिससे डीएनए की पहचान या अपराध की पुष्टि असंभव हो जाती है। बाद में जासूस क्योंग हन जिनसू और वकील मिन जिन से मिलता है। वे तीनों यंगजा के घर जाते हैं ताकि सौदे को अंतिम रूप दिया जा सके। न्यू ट्रुथ आसानी से अनुबंध की शर्तों को स्वीकार कर लेता है और तुरंत विशाल राशि हस्तांतरित कर देता है, जिससे वकील हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि इस संगठन के पास उसकी सोच से कहीं अधिक संसाधन है। बातचीत के दौरान जिनसू यंगजा के बच्चों के बारे में पूछता है और पता चलता है कि उनके पिता अलग अलग हैं। समूह का नेता लगातार महिला के छिपे हुए पाप को उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य उसे रोकते हैं, इसे उसकी निजता और नैतिकता का उल्लंघन मानते हुए। बच्चे उसके दुस्साहस से नाराज हो जाते हैं, लेकिन यंगजा उन्हें दूसरे कमरे में ले जाती है ताकि टकराव से बचा जा सके। बच्चों के खतरे को महसूस करते हुए मिन जिन उन्हें कनाडा में रिश्तेदारों के पास भेजने का फैसला करती है। उस शाम एक लोकप्रिय स्ट्रीमर आगामी प्रसारण के बारे में बात करता है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता कि पीड़ित कौन होगा या उसका पाप क्या है। जल्द ही यंगजा और उसके बच्चों के बारे में जानकारी ऑनलाइन लीक हो जाती है, जिसमें पता चलता है कि उनके पिता अलग अलग हैं। ये जानकारी जासूस क्योंग हन के सहायक हांग युन द्वारा ली की गई थी, जो गुप्त रूप से एरोहेड का समर्थक निकलता है। देर रात क्योंग हन घर लौटा है और अपनी बेटी को गायब पाता है। वह उसे फोन करता है, लेकिन ही जंग झूठ बोलती है कि वह एक दोस्त के घर पर है। वास्तव में वह न्यू ट्रुथ के नेता से मिल रही है ताकि अपनी मां के हत्यारे से बदला लेने की योजना बनाई जा सके। वह खुद को अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसे अपने पिता को उसकी चीजें देनी थी, लेकिन वह भूल गई और उसकी मां उसकी जगह गई और मर गई। जिनसू उसे समझाता है कि न्याय व्यवस्था में खामियां हैं और सच्चा न्याय उनके अपने हाथों से लेना होगा। इस बीच जासूस को मिन जिन से चिंताजनक खबर मिलती है कि यंगजा और उसके बच्चों की जानकारी सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। वकील तुरंत महिला और उसके बच्चों को हवाई अड्डे पर ले जाती है, उम्मीद करती है कि उन्हें कनाडा की अगली उड़ान में भेज दिया जाए। शहर के दूसरी ओर ही जंग और समूह का नेता किम चांग से को ढूंढते हैं, उस आदमी को जिसने उसकी मां की हत्या की थी। बदले की प्यास से अंधी होकर ही जंग उस आदमी पर टेजर से हमला करती है। जब क्योंग हन हवाई अड्डे पर पहुंचता है, वह यंगजा के साथ रुकता है।
जबकि मिन जिन बच्चों को कनाडा की उड़ान चढ़ाने जाती है। वह देखती है कि यात्री उस अभिशप्त महिला के बेटों को घूर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीमर ने पहले ही उनकी तस्वीरें दिखाई थीं और दर्शकों से बच्चों को उनकी मां से छीनने का आग्रह किया था। उसी समय जिंसू ही जंग की मदद करता है उस अपराधी का निपटारा करने में। वे उसके शरीर को श्मशान में ले जाते हैं, जहां समूह का नेता क्लोरोफॉर्म का उपयोग करता है और फिर उसे भस्म करने वाले चैम्बर में भेजने का अनुरोध करता है। पूर्व अपराधी अभी भी जिंदा है और ही जंग उसकी आखिरी चीखें सुनती है जब वह आग की लपटों में जलता है। सुबह के समय जले हुए अवशेष एक परित्यक्त ग्रीन हाउस में पाए जाते हैं। पत्रकार इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, दावा करते हैं कि मृत्यु की परिस्थितियां राक्षसों की हत्याओं से संदिग्ध रूप से मिलती जुलती हैं। क्योन गहन को मामले से अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है, क्योंकि वह भी संदिग्ध हो सकता है। वह अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस समय पुलिस स्टेशन पर कुछ किशोरों का समूह हमला करता है, जो मानते हैं कि कानून प्रवर्तन ईश्वरीय इच्छा को पूरा होने से रोक रहा है। वे क्योन घन और उसके सहकर्मियों को बेरहमी से पीटते हैं, उन्हें चल रही सजाओं की जांच छोड़ने और पहले हिरासत में लिए गए 4 किशोरों को रिहा करने के लिए मजबूर करते हैं। इस बीच न्यू ट्रुथ और एरोहेड के कट्टरपंथियों की एक आक्रामक भीड़ यंग जा के घर के बाहर इकट्ठा होती है, उससे अपने पाप कबूल करने की मांग करती है। महिला यह महसूस करते हुए कि वह कुछ भी बदल नहीं सकती, बस अपने भाग्य का इंतजार करती है। वकीलों ने सोचा था कि प्रसारण एक छोटा आयोजन होगा जिसमें कम दर्शक होंगे, लेकिन यह पता चलता है कि उसकी सजा सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित की जाएगी। इसका कारण यह है कि न्यू ट्रुथ का समर्थन करने वाले प्रभावशाली वीआईपी ने सामने की पंक्तियों से इस घटना को देखने के लिए भारी रकम चुकाई है, अपनी पहचान सफेद मुखौटों के पीछे छिपाते हुए। पुलिस यंग जा की रक्षा के लिए तैयार है, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या उम्मीद की जाए। जैसे जैसे प्रसारण की उल्टी गिनती शुरू होती है, तनाव हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता जाता है। जब समय खत्म होता है, कुछ भी नहीं होता और लोग मानने लगते हैं कि कुछ नहीं होगा। कई लोग उच्च शक्तियों और राक्षसों में विश्वास खोने लगते हैं और घर जाने की सोचते हैं। हालांकि कुछ ही पलों बाद एक तेज धमाका होता है और 3 काले राक्षसी प्राणी अभागी यंग जा पर हमला करते हैं, जबकि भीड़ और पुलिस सदमे में जमी रहती है। क्योन हन कमरे में घुसता है और एक राक्षस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसके बजाय वह प्राणी जासूस पर हमला करता है, जिससे वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लाइव प्रसारण देखने वाले दर्शक और मौके पर मौजूद लोग राक्षसों को यंग जा की जान लेते हुए देखते हैं, जो बाद में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। बाद में क्योन घन महिला के अवशेषों के सामने घुटनों पर गिर जाता है और वीआईपी मेहमानों सहित बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। अब प्रभु की ओर से सजा में विश्वास करने लगते हैं। वकील और उसका सहायक लोगों के व्यवहार से हैरान है, ये महसूस करते हुए कि मानवता के लिए एक नया युग शुरू हो गया है। कुछ समय बाद क्योन घन एक पूरी तरह खाली अस्पताल में जागता है और घर की ओर दौड़ता है, केवल ये पाने के लिए कि उसकी बेटी गायब है। अगली सुबह वह पुलिस स्टेशन जाता है ताकि निगरानी फुटेज की समीक्षा कर सके। रास्ते में क्योन घन नोटिस करता है कि शहर की सड़कें खाली हैं, हर कोई अपने स्क्रीन पर चिपका हुआ है। न्यू ट्रुथ संगठन के अध्यक्ष जिंसू का साक्षात्कार देख रहा है। वह लोगों से धार्मिक जीवन जीने और अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का आग्रह करता है। वकील और जासूस पर यंग जा के रहस्यों को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। वह अविश्वासियों की सजा की मांग करता है, उनके चेहरे दिखाता है ताकि सभी जान सके कि कौन भगवान की योजना में बाधा डाल रहा है। कैमरा को थोड़ा हिलाते हुए जिंसू संकेत देता है कि क्योन घन की बेटी उसके साथ है। फुटेज देखने के बाद जासूस को एहसास होता है कि अध्यक्ष और उसकी बेटी ने उस अपराधी से निपटा जो उसकी पत्नी को उससे छीन ले गया था। स्ट्रीमर ली डोंगवो खुलेआम जनता से जासूस और वकील के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान करता है। मिनजिन को खतरे का एहसास होता है और वह वैंकूवर के लिए टिकट खरीदी है। अपनी माँ से जल्दी पैक करने के लिए कहती है। उसे एक पत्र याद आता है जिसमें चर्च ऑन ऑफ द फ्यूचर का एक ब्रोशर था, जिसमें जिंसू का एक पुराना साक्षात्कार था, लेकिन वह इसे अभी महत्वपूर्ण नहीं मानती। हवाई अड्डे के रास्ते में मिन जिन अपने कार्यालय में रुकती है और इसे एरोहेड सदस्यों द्वारा तोड़ा हुआ पाती है। उसका सहकर्मी ल्यू को न्यू ट्रुथ संगठन के काम में बाधा डालने के लिए अपमानित और बेरहमी से पीटा गया है। यह महसूस करते हुए कि वे अंत तक शिकार किए जाएंगे, वह अपने सहकर्मी को जल्द से जल्द गायब
गायब हो जाने की सलाह देता है। इस बीच समूह के कट्टरपंथी मिंजिन की कार को भूमिगत पार्किंग में ढूंढते हैं और उसकी मां को बाहर खींचकर पीटते हैं। वकील अपने प्रियजन की रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन किशोरों की भीड़ दोनों पर हमला करती है। बाद में वह एम्बुलेंस बुलाती है, लेकिन अस्पताल में हर कोई उसे तिरस्कार से देखता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए मिंजिन को पता चलता है कि सभी को उसके हमले के बारे में पता है, लेकिन किशोरों के कार्यों को जायज ठहराते हैं। जल्द ही वह अपनी मां के पास जाती है, केवल यह जानने के लिए कि डॉक्टरों की निष्क्रियता के कारण उसकी मां की मृत्यु हो गई है। उसी समय क्योनघन जिनसू के घर में चुपके से घुसता है, प्रशंसकों की भीड़ को पार करने के लिए संघर्ष करते हुए, लेकिन अध्यक्ष वहां नहीं है। एक गुस्साई भीड़ जासूस पर हमला करती है और उसे बेरहमी से पीटती है। क्योनघन का फोन उसके हाथ से उछल जाता है ठीक उसी समय जब जिनसू कॉल करता है। इसे देखकर भीड़ हमला रोक देती है, जिससे जासूस अपने मूर्ति से बात कर सके। अध्यक्ष सुझाव देता है कि क्योनघन उससे एंजल्स शेल्टर में मिले, जहां उसने एक बार पढ़ाई की थी, और उसे देरी न करने की सलाह देता है अगर वह अपनी बेटी को जिंदा और सुरक्षित देखना चाहता है। एंजल्स शेल्टर में जिनसू जासूस को सच्चाई बताता है। 20 साल पहले उसे अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी मिली थी, जिसमें उसकी सजा के लिए केवल 10 मिनट बचे थे। अपने धार्मिक जीवन के बावजूद राक्षसों को उसे ले जाना तय था। यह जिनसू के लिए सबूत था कि प्रभु केवल पापियों को ही नरक में नहीं भेजता। अपने पूरे जीवन डर में जीने के बाद वह चाहता था कि दूसरों को भी वही डर महसूस हो। देर शाम मिंजिन तथा कथित चर्च ऑफ द फ्यूचर में किम संचा से मिलने जाती है, जो 2004 में जिनसू के साक्षात्कार के लेखक थे। वकील को वही जानकारी मिलती है जो जासूस को मिली थी, लेकिन किम संचा से, और वह रिकॉर्डिंग की एक प्रति मांगती है। हालांकि वह जानबूझकर इसे मिटा देता है। वह उसे बताता है कि जिनसू ने उसे एक आकर्षक प्रस्ताव दिया था जिससे वह नया अध्यक्ष बन सके, लेकिन इसके लिए उसे वकील को खत्म करना होगा। किम संचा खुद उसे मार नहीं सका, इसलिए वह एरोहेड के कट्टरपंथी समूह को बुलाता है। वकील भागने या विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन किशोरों का एक समूह उस पर हमला करता है, उसे बेरहमी से पीटा है और उसके शरीर को एक खाई में फेंक देता है। इस बीच अपनी मृत्यु के लिए कुछ मिनट बचे होने के साथ जिनसू क्योनघन को एक विकल्प देता है। या तो वह जो हो रहा है उसे फिल्माए, न्यू ट्रुथ और उनके धार्मिक जीवन और संभावित मुक्ति के बारे में झूठ को उजागर करे, लेकिन ऐसा करने पर उसकी बेटी जेल में चली जाएगी, या वह चुप रहे और उसकी मृत्यु को देखे, नई विश्व व्यवस्था को स्वीकार करते हुए। अपनी बेटी के डर से जासूस चुप रहता है, राक्षसों को जिनसू को पीटते और नरक में खींचते हुए देखता है। अपने वादे को निभाते हुए वह पूर्व अध्यक्ष के अवशेषों को दफनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी कभी नहीं जानेगा कि वहां क्या हुआ। घर लौटकर क्योनघन अपनी बेटी से फिर मिलता है और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, यह महसूस करते हुए कि दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। 4 साल बाद न्यू ट्रुथ एक शक्तिशाली संगठन बन गया है जिसका वैश्विक प्रभाव है। पार्क यंग जा की मृत्यु का स्थल अब एक संग्रहालय है जो उस घटना को समर्पित है। लोग नरक में जाने से डरते हैं, इसलिए वे सार्वजनिक रूप से अपने पाप कबूल करते हैं और एक दूसरे की रिपोर्ट करते हैं। किम संचा पूर्ण ईमानदारी की आवश्यकता पर भाषण देता है, जिससे बच्चे भी अपने माता पिता के पापों को उजागर करते हैं जो सजा के योग्य है। एक टीवी स्टूडियो में संगठन की गतिविधियों के बारे में एक वृत्तचित्र पर चर्चा हो रही है। एक डीकन नाराज है क्योंकि फुटेज में पापियों को बहुत दयनीय रूप में दिखाया गया है। वह संगीत बदलने और ध्यान इस बात पर केंद्रित करने का आदेश देता है कि कैसे न्यू ट्रुथ और एरोहेड संगठन दुनिया में शांति और व्यवस्था लाते हैं। निर्माता बी यंग जे संपादन से खुश नहीं है और कट्टर संगठन के प्रति अपनी तीखी असहमति व्यक्त करता है। उसका मानना है कि कम अपराध दर बेहतर जीवन स्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि सेक्ट द्वारा किए गए कई अपराधों को छिपाने का नतीजा है। वह शैतान, पापियों या संगठन की प्रभावशीलता में विश्वास नहीं करता, लेकिन अपने सहकर्मी और बॉस के दबाव में वह अनिच्छा से बदलावों के लिए सहमत हो जाता है। बी यंग जे की पत्नी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए वह अपना काम खत्म करने और अस्पताल जाने की जल्दी में है। वह कई संशोधन करने की कोशिश करता है और अपने सहकर्मी से मदद मांगता है, लेकिन दूसरा निर्माता के बिना यह असंभव है। उसे ढूंढते हुए वे अपने सहकर्मी के अजीब व्यवहार और उसके डेस्क पर एक बिजनेस कार्ड को नोटिस करते हैं। काम का दिन खत्म करने के बाद भी अस्पताल की ओर जाता है, लेकिन रास्ते में उसे अपने सहकर्मी की पत्नी का फोन आता है, जो उसे सूचित करती है कि उसका साथी यंग वन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया है। उसके अजीब व्यवहार, कई कर्जों और जुए में रुचि को याद करते हुए बी अपने
सहकर्मी और दोस्त को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करता है। डेस्क पर मिले बिजनेस कार्ड से मछली पकड़ने के पते को याद करते हुए बी वहां जाता है। इस बीच सॉन्ग सोयुन अस्पताल में है और एक नर्स से नवजात शिशुओं के कमरे में जाने की अनुमति लेती है। गुप्त रूप से अपना फोन ले जाते हुए युवा माँ अपने बेटे का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला करती है ताकि इसे अपने पति को भेज सके। जैसे ही वह कमरे में चुपके से घुसती है, वह एक भयानक घटना देखती है। एक स्वर्गीय सिर उसके बच्चे के पास प्रकट होता है, घोषणा करता है कि बच्चा 3 दिनों में मर जाएगा। डर से परेशान होकर वह न्यू ट्रुथ की वेबसाइट पर जांच करती है कि क्या पहले ऐसी घटनाएं हुई हैं। यह माना जाता था कि शिशु पापी नहीं हो सकते और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था, जिसके कारण वह अवसाद में चली जाती है। रास्ते में बी यंग से को एरोहेड के कट्टरपंथियों द्वारा रोका जाता है, जो निर्माता से उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछताछ करते हैं। यह महसूस करने पर कि वह न्यू ट्रुथ के साथ काम करता है, वे उसे जाने देते हैं, लेकिन उसे टूटी हुई हेडलाइट के बारे में चेतावनी देते हैं। जल्द ही बी यंग जे को यंग वन मिलता है, जो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है और पानी में कूदने वाला है। निर्माता अपने दोस्त को किनारे पर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यंग वन कबूल करता है कि उसने एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उसकी आसन्न मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। यंग वन नहीं चाहता कि उसके परिवार पर शर्मिंदगी आए, इसलिए उसने सोडो नामक गुप्त संगठन की ओर रुख किया, जो ऐसे लोगों की मदद करता है कि उनकी मौत को छिपाया जा सके। कुछ ही पलों बाद राक्षस पानी से निकलते हैं, यंग वन का पीछा करते हैं और उसे यातना देते हैं। उसकी आत्मा निकाल लेते हैं और किनारे पर केवल उसके जले हुए अवशेष छोड़ते हैं। इसके तुरंत बाद सोडो के लोग आते हैं, अवशेष और अन्य सबूत इकट्ठा करते हैं, जो न्यू ट्रुथ के कर्मचारियों को बता सकते हैं कि क्या हुआ। उनमें से बीमिन जिनको पहचानता है, लेकिन कुछ कहने या करने से पहले उसे एक ट्रैंक्विलाइजर शॉट से बेहोश कर दिया जाता है। वह अगली सुबह अपनी कार जाता है, उसे यह याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंचा। इस बीच न्यू ट्रुथ के डीकन किनारे पर शरीर की तलाश कर रहे हैं और उनमें से एक को झील के पास वही बिजनेस कार्ड मिलता है जहां सहायक निर्माता गायब हुआ था। अस्पताल पहुंचकर भी अपनी पत्नी से मिलता है, जो आंसुओं में है। हाल की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हुए निर्माता अपने नवजात बेटे की मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले स्वर्गदूत का वीडियो देखता है। वह और सॉन्ग सोयुन दोनों हैरान रह जाते हैं, यह समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है या शिशु ने क्या पाप किया होगा। अपने विचारों के उथल पुथल में डूबा हुआ भी अपने बेटे को बचाने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करता है। उसे याद आता है कि उसने पिछले रात किनारे पर एक परिचित चेहरा देखा था। बहुत सोचने के बाद वह उस व्यक्ति को समाज शास्त्र के प्रोफेसर गोंग हेनयोंग के रूप में पहचानता है। स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए वह प्रोफेसर के संपर्कों की तलाश शुरू करता है और सोडो नामक गुप्त संगठन के बारे में जो कुछ भी मिल सकता है उसकी जांच करता है। इस बीच न्यू ट्रुथ के डीकन उन लोगों की तलाश जारी रखते हैं जो यह छिपा रहे हैं कि उन्हें नरक की सजा सुनाई गई है। एक और पापी को उसकी अपरिहार्य मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके अपार्टमेंट में पाया जाता है। डीकन युगी को उसी बिजनेस कार्ड मिलता है जो झील के पास मिला था, जहां सहायक निर्माता गायब हुआ था। यह उसे चिंतित करता है और वह इस सुराग को और करीब से जांचने का आदेश देता है। किम यानू को न्यू ट्रुथ के कार्यालय में लाया जाता है, जहां संगठन का नेता उसकी सजा के लाइव प्रसारण की तैयारी कर रहा है। अपने अंतिम क्षणों में वह एक बड़ा रहस्य उजागर करता है। सोडो वास्तव में मौजूद है और लोगों को छिपने में मदद करता है ताकि उनके परिवार को अपमान न सहना पड़े। यह स्वीकारोक्ति दर्शकों को नहीं दिखाई जाती ताकि संगठन में विश्वास कमजोर न हो, लेकिन प्रसारण में राक्षस प्रकट होते हैं और किम यानू को सीधे जला देते हैं। प्रसारण के बाद न्यू ट्रुथ का नेता गुस्से में है। उसे एहसास होता है कि मिनजिन और उसके सहयोगी उनके पूरे व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। वह डीकन योगी को आदेश देता है कि जो भी उनकी इच्छा के खिलाफ जाए उसे खत्म कर दे और एरोहेड कट्टरपंथियों को मदद के लिए बुलाए। बी यंग जे प्रोफेसर गोंग हेनयोंग से मिलता है, जो उसे मिनजिन से संपर्क करने में मदद करने के लिए सहमत होता है। जब वे सोडो के ठिकाने पर पहुंचते हैं, वकील विस्तार से बताती है कि राक्षस सिर्फ पापियों को नहीं ले जाते। वह आश्वस्त है कि सच्चाई को उजागर करना चाहिए, लेकिन बिना सबूत के कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। मिनजिन एक चौंकाने वाला विचार सुझाती है, एक मासूम बच्चे के भूत भगाने को फिल्माना और प्रकाशित करना ताकि पूरी दुनिया देख सके कि यह पापों की सजा नहीं है। बी यंग जे इस प्रस्ताव से स्तब्ध रह जाता है और बाद में पता चलता है कि समाज शास्त्री की बेटी को बिना पाप के सजा दी गई थी। गुस्से में वह ठिकाने से चला जाता है, लेकिन मिनजिन का बिजनेस कार्ड अपने पास रखता है, यह महसूस करते हुए कि यह उसका आखिरी
आखिरी मौका हो सका है। इस बीच एरोहेड समूह प्रोफेसर का पीछा करता है। लेनदार किमगन बे उनके हाथों में पड़ जाता है और क्रूर यातना के तहत वह खुलासा करता है कि गोंग हेनयोंग सोडो से जुड़ा है। डीकन तुरंत कट्टरपंथियों को उसके पीछे भेजते हैं। सड़क पर एक सुनियोजित कार दुर्घटना होती है जिसके परिणाम स्वरूप गोंग हेनयोंग पकड़ा जाता है। वह बातचीत करने की कोशिश करता है, किम गनबे की जान की भीख मांगता है, लेकिन उसकी गुहार अनसुनी रहती है। एरोहेड कट्टरपंथी उसके नेविगेटर से सारी जरूरी जानकारी निकालते हैं और फिर प्रोफेसर का निपटारा करते हैं। उसके शरीर को श्मशान में जला देते हैं। जल्द ही कट्टरपंथी सोडो के ठिकाने को ढूंढते हैं और हमला शुरू करते हैं। मिन जिन को एहसास होता है कि उसकी खोज हो गई है और वह अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगती है। वह कई विरोधियों को निष्प्रभावी कर देती है, लेकिन उनकी संख्या अधिक होती है। डेगर का उपयोग करके वह उस डीकन को अक्षम कर देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और सफलता पूर्वक भाग निकलती है। अगली सुबह प्रोफेसर और उसके साथी के जले हुए अवशेष विश्वविद्यालय के सामने पाए जाते हैं। न्यू ट्रुथ के खिलाफ जाने की हिम्मत करने वालों के लिए एक चेतावनी। यह जानकर बी यंग जे संदेह से परेशान हो जाता है। हालांकि उसे जल्द ही मिनजिन का फोन आता है जो उसे चेतावनी देती है कि स्थिति तेजी से खतरनाक होती जा रही है। उसी समय उसकी पत्नी सोंग सोयुन अपने पति को बताए बिना न्यू ट्रुथ के मुख्य कार्यालय की ओर जाती है। बी यंग जे अपनी पत्नी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय उसे एक परेशान करने वाला टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें वह बताती है कि वह डीकन युगी से मिली है। निर्माता को एहसास होता है कि उसकी पत्नी और बच्चा दोनों मां स्मृतेलने उपासनुस्ति में है। वह तुरंत मिन जिन से संपर्क करता है और वे साथ में न्यू ट्रुथ कार्यालय की ओर जाते हैं। इस बीच सोंग सोयुन डीकन युगी को एक वीडियो दिखाती है जो साबित करता है कि एक मासूम बच्चे को मृत्यु की सजा सुनाई गई है। युगी फुटेज से हैरान हो जाता है और जल्दी से एक आपात बैठक की व्यवस्था करता है, यह महसूस करते हुए कि यह लोगों के विश्वास को तोड़ सकता है। किम संचा बच्चे को तुरंत अलग करने और गुप्त सजा का आदेश देता है। मिनजिन और बी यंग जे एक भूमिगत पार्किंग स्थल में मिलते हैं जहां एक सहयोगी उनकी मदद के लिए इंतजार कर रहा है ताकि वे कार्यालय में घुस सके। एक व्याकुलता का उपयोग करके वे सुरक्षा को तोड़ते हैं, इमारत में अराजकता पैदा करते हैं। एक भयंकर संघर्ष में वे डीकनों से पत्नी और बच्चे को बचाने में सफल होते हैं। वे भाग जाते हैं और ली डोंगवुक के साथ छिप जाते हैं, एक पूर्व एरोहेड स्ट्रीमर जो संगठन से मोहभंग हो गया था और अब उन्हें उजागर करने में मदद करने के लिए तैयार है। इस बीच किम संचा को एहसास होता है कि जानकारी का रिसाव अपरिहार्य है। न्यू ट्रुथ की शक्ति को बचाने की हताश कोशिश में वह ली डोंगवुक से संपर्क करता है। वह खुलासा करता है कि उसे खुद निर्वासन की सजा सुनाई गई है और उसकी मृत्यु बच्चे के बाद कुछ ही मिनटों में होनी है। हेर फेर के आगे झुके हुए स्ट्रीमर प्रभु की गलती को ठीक करने और राक्षसों के बच्चे को लेने से पहले उसे खत्म करने का फैसला करता है। उस रात मिनजिन परिवार को एक नए ठिकाने पर ले जाने का फैसला करती है, लेकिन ली डोंगवुक उन पर हमला करता है। वह एस्कॉर्ट्स को मार देता है और बच्चे के माता पिता को खत्म करने की कोशिश करता है, बच्चे के अवशेषों को छिपाने की उम्मीद में, ताकि प्रभु की गलती का सबूत छिप जाए। बी यंग जे उससे लड़ता है, लेकिन उसे एक जोरदार प्रहार मिलता है और वह बेहोश हो जाता है। सोंग सोयुन अपने बच्चे के साथ यार्ड में भागती है, लोगों से यह देखने की गुहार लगाती है कि क्या होने वाला है। डीकन उसकी ओर दौड़ते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे उजागर होने को रोक सके। निर्णायक क्षण में राक्षस प्रकट होते हैं। बिना झिझक माता पिता अपने बेटे को अपने शरीर से ढक लेते हैं, उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। भूत भगाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन बच्चा जिंदा रहता है, जिससे भीड़ और अधिक हैरान हो जाती है। घबराहट में ली डोंगवुक जो शुरू किया था उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इरादा नाकाम हो जाता है जब राक्षस इसके बजाय उसे ले जाते हैं। मिन जिन बच्चे को पकड़ती है और भाग जाती है। भीड़ डीकनों को उसे पकड़ने से रोकती है। गुस्से में युगी एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा है और यह अंतिम बूंद साबित होती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। न्यू ट्रुथ स्थिति पर नियंत्रण खो देता है, लेकिन किसी को सबसे आश्चर्यजनक बात पर ध्यान नहीं जाता। 4 साल पहले सजा दी गई पार्क यंग जा अपने जले हुए कंकाल से फिर से जीवित हो उठती है। जब एक महत्वपूर्ण निर्णय आता है जो आपके भविष्य को आकार देगा, तो आप अपरिहार्य का सामना कैसे करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत? क्या यह वास्तव में एक स्वतंत्र विकल्प है अगर यह एक अपरिहार्य त्रासदी की ओर ले जाता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अधिक सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।